नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान। हमारे ख़ास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। किसी ने क्या खूब कहा है कि मुसीबतों से उभरती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। आज हमारे इस खास प्रोग्राम में हमने कुछ ऐसे ही लोगों की कहानी को शामिल किया है जिनकी उम्र बहुत कम है, लेकिन उनकी मेहनत उनकी शख्सियत का आईना बन गई है। दुनिया में ऐसे बिरले लोग कम ही होते हैं जिन्हें देखकर, जिनसे मिलकर, जिनके बारे में जानकर हमारे अंदर भी एक कसक सी पैदा होती है कि काश हम भी कुछ ऐसा ही कर सकते। आज आपको मिलवाएंगे 3 ऐसी खास शख्सियत से जिनके नाम का डंका बज रहा है। कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कईयों ने अपनों को खो दिया, लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस कोशिश में लगे रहे कि किसी को ऑक्सीजन की कमी से ना जूझना पड़े। लिहाजा महामारी के इस दौर में छिंदवाड़ा के युवा साइंटिस्ट रूपेश माहोरे ने ऑक्सीजन बचाने की दिशा में एक पहल की। पंचशील कॉलोनी में रहने वाले युवा साइंटिस्ट रूपेश माहोरे ने अपने भाई गुनेंद्र माहोरे के साथ ऑक्सीजन सर्व बनाई। दरअसल ऑक्सीजन सर्व ऐसा डिवाइस है जो 60 से 70% तक ऑक्सीजन की बचत करेगा। मरीज को जितनी ज़रूरत होगी उतनी ऑक्सीजन देने का काम करेगा। युवा साइंटिस्ट रूपेश से खास बातचीत की संवाददाता अमित द्विवेदी ने। अगर मन में सच्ची लगन हो और दृढ़ विश्वास हो तो हम मेहनत करके कठिन लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ है जिन्होंने मेहनत करके एक नाम अपना बनाया है। युवा इंजीनियर, युवा साइंटिस्ट रूपेश माहोरे जी हमारे साथ हैं। इन दिनों उनका बनाया हुआ मॉडल चर्चाओं में है। मॉडल बनाया हुआ है कोरोना में लगातार जो ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन की किल्लत देखी गई, उसको बचाने के लिए ऑक्सीजन कंजर्वेटर इन्होंने बनाया है, जिसका नाम उन्होंने ऑक्सीजन सर्व दिया है, जिसकी चर्चा की चारों तरफ धूम है। आइए हम बात करते हैं रूपेश माहोरे जी से। रूपेश माहोरे जी, बंसल न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या डिवाइस बनाई और किस तरह डिवाइस काम करती है? जी, इस डिवाइस का नाम है ऑक्सीसर्व और ऑक्सीसर्व जैसे नाम सजेस्ट करता है, ये कंजर्व करता है ऑक्सीजन को और ये पल्स विद मॉड्यूलेशन पे बेस्ड है, जिससे होता यह है कि जो हमारी जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो नॉन लीनियर होती है और इसी प्रोसेस को वो कवर अप करता है कि जो कंटिन्यूस फ्लो डिवाइसेज नॉर्मली यूज़ होती हैं उसमें बहुत सारी ऑक्सीजन वेस्ट हो जाती है और यही डिवाइस जो है उसी जो वेस्टेज ऑफ ऑक्सीजन है उसको कंट्रोल करता है। ऑक्सीजन की कमी देखी गई पेंडेमिक में, इस डिवाइस से कितने प्रतिशत हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन बच सकती है? लगभग 60 से 70% जो है ऑक्सीजन इसमें कंजर्व हो जाती है, जो नॉर्मल डिवाइसेस में वेस्ट हो जाती है। बड़े प्लेटफॉर्म में आप काम कर रहे हैं। इसरो में चंद्रयान 2 में आपने काम किया, इस बारे में बताएं। जी, तो जब इसरो का लास्ट फेज चल रहा था चंद्रयान 2 का, तो तब मुझे इंटर्नशिप मिली थी, समर इंटर्नशिप लेबोरेटरी ऑफ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स में, इसरो में, बेंगलोर में, जिसमें मैंने जो स्पेसक्राफ्ट में इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स यूज़ होते हैं उस पर काम किया था। उसके बाद मुझे विंटर में उन लोगों ने फिर बुलाया था माइक्रोफ्लूइडिक्स और दूसरे जो थिन फिल्म्स का जो पार्ट है स्पेसक्राफ्ट में जो यूज़ होता है इसरो में, उस पर काम करने के लिए। HC वर्मा मशहूर साइंटिस्ट हैं, उनके साथ आपने काम किया, जो कि पद्मश्री हैं, बड़ी उपलब्धि जिसको हम बोल सकते हैं। जी बताएं। तो वर्मा सर को तो मैं अपना गॉडफादर मानता था पहले से ही, जब मैं स्कूल में उनकी किताबें पढ़ता था। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था मैंने उनको मेल भेजा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। मैंने उनका काम देखा हुआ था, तो उन्होंने मुझे बुलाया वहां पे काम करने के लिए IIT कानपुर में। तो मैंने उनका जो प्रोजेक्ट था सिक्सास ओपन, उसमें उनके साथ कोलैबोरेट करके काम किया था। एक बात और निकल के सामने आई जब आपसे बातचीत की, महान अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं, राकेश शर्मा जी, वो भी आपके मेंटर हैं कुछ प्रोजेक्ट्स में। जी। तो मैं स्पेस एरोनॉटिक्स इन सब पे भी मैं काम करता हूँ। ये मेरे कुछ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसी प्रोजेक्ट्स के लिए हम इसरो के और नासा के बहुत सारे साइंटिस्ट को अपना मेंटर और एज एन इंटरव्यू करते हैं। उसी प्रोजेक्ट के दौरान मेरी राकेश शर्मा जी से बात हुई थी। तो राकेश शर्मा जी अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। उनसे 2 मिनट की बात भी, आधे घंटे की बात भी एक बहुत मतलब अपने आप में पूरा फुलफिलिंग एक्सपीरियंस रहता है। तो उसी के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोजेक्ट जो चल रहा है हमारा, उसी सिलसिले में हमने उनसे बात की।
की थी। नासा यानी कि दुनिया का अंतरिक्ष का एक बहुत बड़ा स्टेशन जहां सबकी नज़र रहती है, उनके साइंटिस्टों के साथ आप काम कर रहे हैं। किन किन प्रोजेक्ट्स में आप काम कर रहे हैं? तो हमारा एक स्टार्टअप है जिसका नाम है स्पेस ग्रेड, और स्पेस ग्रेड में हम मशीन लर्निंग और आईओटी जो भी एप्लीकेशन होते हैं स्पेस में, और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे गगनयान हमारा होने वाला है अभी, उससे रिलेटेड हम काम करते हैं। और इसी के लिए हम लोग ने बहुत सारे नासा के जो साइंटिस्ट हैं उनसे कोलैबोरेशन किया था, उनसे मतलब मेंटरशिप मांगी थी कि कैसे हम इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ा सकते हैं और किस स्केल तक इसको हम ले जा सकते हैं। आज छिंदवाड़ा जैसे छोटे शहर, आदिवासी बाहुल्य जिला छिंदवाड़ा है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आप जाके काम कर रहे हैं, स्पेस से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स में आप काम कर रहे हैं, कैसा फील करते हैं छिंदवाड़ा जैसे शहरों के बच्चों के लिए? जी, आपका मैसेज क्या जी मुझे लगता है कि शहर छोटे नहीं होते, सिर्फ लोगों की सोच छोटी होती है। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस शहर से आए हैं, आप या कहाँ से आप पले बढ़े हैं, फ़र्क ये पड़ता है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। तो बस यही कहा है, शायद किसी शायर ने भी ऐसा कहा है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। फिर मैं वापस आ रहा हूँ जिस मॉड्यूल की चर्चा हुई, ऑक्सीसर्व। ऑक्सीसर्व बनाने की प्रेरणा कहाँ से आई आपके पास? जी, एक जर्मन फिलोसोफर हैं चार्ल्स बुकोविस्की, उनका एक कोट है कि यू सेव द ह्यूमैनिटी बाय सेविंग 1% एट अ टाइम, एवरीथिंग एल्स इज़ अ ग्रैंडियोस रोमांटिसिज्म। बाकी सब सिर्फ कहने की बातें होती हैं। तो हमारा लक्ष्य ये है कि हम एक सिंगल आदमी की जान बचा सकें, तभी हम पूरी एक वर्ल्ड की या एक बाकी ह्यूमैनिटी की हम जान बचा सकते हैं। ऑक्सीसर्व का आइडिया, हमारा ये जो इनोवेशन है, इसका जो ओरिजिन है वो एम्पैथी से हुआ है कि लोग पूरा त्राहिमाम मचा हुआ था कोरोना के लिए, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी, लोग बीमारी से ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि हमारे दिल में ये आइडिया आया कि क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हम इस ऑक्सीजन को बचा सकें। ऑब्वियसली पहला सॉल्यूशन तो ये है कि हम जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ा दें। तो ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। इससे हमने बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया, पल्मोनोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया, और उन लोग का बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया। उसके बाद हम लोग ने ये एक फाइनल डिज़ाइन बनाया इसका, और रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, उसमें आपके ब्रदर इस पूरे प्रोजेक्ट में साथ में जुड़े रहे ऑक्सीसर्व बनाने में, वो भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। गुणेन जी, आप आइए ना। गुणेन जी, कैसा लग रहा था जब आप काम कर रहे थे? बस मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा था जब मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, क्योंकि बेसिकली ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को बचाने का एक ज़रिया था। तो जब हम देख रहे थे, बेसिकली इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो हमारे दिमाग में बहुत सारा ये आ रहा था कि अभी ये पैराडेमिक चल रहा है, यहाँ पे अब बहुत सारी चर्चाएं सुनने में आ रही थी कि इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, इस हॉस्पिटल में ख़त्म हो गई। तो हम बेसिकली पहले तो हम दूसरे प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, पर हमने सोचा कि ये ज़्यादा ज़रूरी है चीज़, तो हमने उसी चीज़ को इसमें डाइवर्ट कर दिया कि हम अपने प्रोजेक्ट को कैसे ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ कर सकते, कैसे ऑक्सीजन को बचाने के लिए कि ह्यूमन की लाइफ भी बच जाए। तो वो जैसे अगर यहाँ पे 500 रुपये पड़ रहा है एक ऑक्सीजन का प्राइस, तो वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है स्पेस में जाके। तो बेसिकली हम उसी पे काम कर रहे थे कि हम वहाँ पे ऑक्सीजन कैसे कंजर्व करें एक एस्ट्रोनॉट के लिए। तो अगर हम वहाँ पे ऑक्सीजन कंजर्व करते तो वो बेसिकली हम वहाँ पे फंड कंजर्व करते। तो हम उसी पे काम कर रहे थे कि ये पैराडेमिक का दौर जब आया तो हमें एहसास हुआ कि वहाँ से ज़्यादा ज़रूरत इस प्रोजेक्ट की धरती में है, अर्थ में है, कि बेसिकली हर जगह ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो प्रोडक्शन अभी बढ़ाना तो वो तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो बेसिकली करेंटली हम क्या कर सकते हैं कि जितनी ऑक्सीजन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें, क्योंकि जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगता है एक आदमी को, तो उसमें 70% ऑक्सीजन वेस्ट होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूस फ्लो होता है। तो जब वो इनहेल करते हैं तभी ऑक्सीजन यूज़ होता है, जब एक्सेल करते हैं तब जितना ऑक्सीजन फ्लो चलता है वो वेस्ट रहता है। तो बेसिकली हमने उसी चीज़ का यूज़ किया, तो हमने फ़्लो का कट कर दिया एक्सेलेशन के टाइम। दैन कई पैरामीटर्स देखे, SpO2 एंड ऑल, कि इन पैरामीटर्स का यूज़ करके भी हम और कैसे कंजर्व कर सकते हैं ऑक्सीजन। तो बेसिकली हमने उस चीज़ पे काम किया। तो बहुत मोटिवेशन मिला इस चीज़ का कि हमें ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिला, और हमारा वर्क और हमने फास्ट किया ताकि और जल्दी ये जल्द से जल्द आ सके। तो बस वही था। मैं वापस आऊँगा रूपेश जी के पास। जब भी हम गूगल करते हैं रूपेश केला, तो आपका पूरा डिटेल आ जाता है। अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट होता है कि इस तरह का काम आपने किया है। गूगल हम किसी चीज़ पे करते हैं, नाम टाइप करते हैं और आपका आ जाता है। कैसा फील करते हैं आप?
जी, मुझे तो मैं तो बहुत हम्बल हूँ इसके बारे में। मेरे साथ जो भी हुआ है वो मेरे मतलब टीचर्स जो हैं और उन लोगों के कारण ही हुआ है। मेरे टीचर जो थे स्कूल में, राजीव बाजपेयी सर, आनंद सर, और मेरे जो कॉलेज में जो मेरे प्रोफेसर्स थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है, और प्रोफेसर एच सी वर्मा सर जो मेरे हमेशा गॉड फादर रहे हैं। मुझे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता तो नहीं रहता है कि मेरा नाम कहाँ जा रहा है या क्या। मुझे तो मेरे काम पे ज़्यादा मतलब मज़ा आता है और मैं फिर सिर्फ वही करता हूँ। किसी भी पेंडेमिक से लड़ने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि अगर मेडिकल फील्ड के साथ इंजीनियरिंग फील्ड जुड़ जाती है तो लड़ाई लड़ना बेहद आसान हो जाता है। आप इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? जी जी, बिल्कुल। एक बहुत फेमस कोट है कि व्हेन रैशनैलिटी कोलाइड्स विद इमोशन, ब्रेक थ्रूज आर क्रिएटेड। जब हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारी रैशनैलिटी से कोलाइड करते हैं, जैसे कि हम ऐसा बोल सकते हैं जो मेडिकल जो फील्ड है उसमें और इंजीनियरिंग फील्ड का जब कोलिजन होगा तभी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू क्रिएट होता है। तो इसी का हम लोग ने यूज़ किया है। इसके पहले हम लोग ने एक रोबोट बनाया था जिसका एप्लीकेशन हमारा स्पेस से ही आया था। प्रज्ञान हमारा जो रोवर था और जो स्पेस में नासा का जो रोवर यूज़ होता है उसी का हम लोग ने मॉडल बना के उसी का इम्प्लीमेंटेशन करके एक रोबोट बनाया था। इसी तरह एस्ट्रोनॉटिक्स का हमने एप्लीकेशन करके यहाँ पे ये ऑक्सीजन कंजर्वेशन डिवाइस बनाई है। तो इसी तरह अगर हम दो फील्ड का या इंटरडिसिप्लिनरी जब हम काम करते हैं तभी एक एक बहुत बड़ा अचीवमेंट या फिर एक ब्रेक थ्रू क्रिएट होता है। चंद्रयान 2 इसमें काम आपने किया है, एक बड़ा अचीवमेंट निकल के सामने आता, इसको कैसे लेते हैं आप? तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है इसरो की, वहाँ का जो वर्क स्पेस है वो काफ़ी इंडिपेंडेंस देता है आपको। जैसे मैं वहाँ पे इंटर्न जैसे काम कर रहा था तब भी मुझे वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मेरे जो छोटे छोटे आइडियाज़ थे उसको ऊपर तक ले जाने में और उसको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं उस आइडिया को, उस डिवाइस को, तो उसमें मेरी बहुत मदद की थी। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए रहता है किसी एक यंग साइंटिस्ट को या एक स्कॉलर को, कि उसके जो आइडियाज़ हैं उसका वैलिडेशन हो और लोग उसको मतलब आगे तक ले जाएं और उसको सपोर्ट करें। तो बस मुझे यही लगता है। ऑक्सीसर्व जो आपका मॉड्यूल है, डिवाइस जो आपने बनाई है, ये बाजार में कब तक लोगों के बीच उपलब्ध हो पाएगी? तो जी, जैसा ऐसा होता है कि कोई भी डिवाइस जब बनता है मेडिकल डिवाइस तो उसकी बीटा टेस्टिंग होती है, गामा टेस्टिंग होती है और उसके बाद उसका एक मेडिकल डिवाइस है, एक क्लिनिकल एप्लीकेशन, क्लिनिकल टेस्ट होते हैं। तो हमारा जो डिवाइस है वो अभी इसके 3rd फेज़ पे है और करीब 6 से 7 महीने के अंदर जब हमें किसी का और सपोर्ट मिलता है, लोग और इसमें आते हैं, जुड़ते हैं, तो ये आगे तक जाएगी। इसके अलावा स्टैनफोर्ड में एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मनु प्रकाश, उनके साथ भी हम कोलैबोरेट कर रहे हैं इस डिवाइस को और फर्दर डेवलप करने के लिए। ये थे रूपेश माहौरे, यंग अचीवर साइंटिस्ट, जिनका नाम आज छिंदवाड़ा ही नहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक गूंज रहा है। छिंदवाड़ा का नाम, मध्य प्रदेश का नाम इन्होंने रोशन किया है। कोरोना महामारी में लड़ने में निश्चित रूप से इनका ये प्रयोग कारगर साबित होगा। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज़, छिंदवाड़ा। चलिए अब मिलाते हैं आपको अगली शख्सियत से। जीवन में इच्छा शक्ति, जुनून और लगन से कुछ भी संभव है। इस बात को चरितार्थ कर दिखाया बीजापुर के छोटे से गांव के रहने वाले कार्तिकेय केजी ने। कार्तिकेय एक साधारण परिवार से निकलकर आज बॉलीवुड की केसरी जैसी 4 बड़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्होंने अपने काम के दम पर अब अपनी एक अलग पहचान बनाई है। याराना वेब सीरीज में मुख्य किरदार में नजर भी आते हैं। फिल्मों में काम करने के कई साल तक कार्तिकेय ने स्ट्रगल किया। इमलड़ी गांव से बॉलीवुड तक का सफर कैसा रहा, आइए जानते हैं कार्तिकेय की जुबानी। बस्तर अब बदल रहा है। बस्तर की पहचान, बस्तर की तस्वीर अब बदल रही है और अब वक्त आ चुका है कि बस्तर को सिर्फ नक्सलवाद के नाम से नहीं, बस्तर की खूबसूरती, बस्तर की संस्कृति के साथ साथ, बस्तर के खनिज संपदा के साथ साथ, बस्तर के युवाओं की जो हुनर है उससे भी जाना जाए। अभी हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, कार्तिकेय, आप देख सकते हैं। कार्तिकेय की पहचान ये है कि ये बीजापुर जिले के इलमिड़ी, जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित गांव है, वहाँ से वो पहुँच चुके हैं मुंबई तक, मुंबई माया नगरी तक। और उनकी पहचान ये है कि उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत डेब्यू किया है केसरी पिक्चर से। पिक्चरों की तो बात बिल्कुल करेंगे, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि मुंबई में किस तरीके से आपने अप्रोच किया और किस तरीके से आप जो है माया नगरी तक पहुंचे। लेकिन शुरुआत हम करेंगे बीजापुर से, जहां दिन की शुरुआत बारूद के गूंज से होती है, बंदूकों के आवाज़ से जो है दिन खत्म होता है। ऐसे जगह से आप मुंबई तक पहुंचने का सफ़र किसे श्रेय देते हैं और किस तरीके से वहां तक पहुंचा है आप? एक्चुअल में कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट रहा, माँ का, पापा का, भैया का, 2 दीदियों का, और कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट से, आशीर्वाद से सब संभव हो पाया। और मैं
4th 5th क्लास से घर से बाहर हूँ। स्कूलिंग मेरी नवोदय से हुई। उसके बाद मैं 12वीं के बाद मैं बिलासपुर गया पीएससी की पढ़ाई के लिए। 4 साल रहा हूँ बिलासपुर में। वहाँ पे मैंने लिंक बनाया तो मुझे छत्तीसगढ़ी फिल्मों की तरफ से मुझे एक लिंक मिला, तो उसके तहत मैंने 3 छत्तीसगढ़ी वीडियो सॉन्ग्स भी किए हैं, एल्बम किए हैं मैंने। उसके बाद फिर ज़्यादा कुछ अच्छा कर नहीं पाया बिलासपुर में। फिर वहाँ से मैं वापस बीजापुर आ गया और यहाँ पे मैंने कुछ महीने मुंशीगिरी का काम किया हूँ और कुछ महीने मैंने ऑनलाइन शॉप में काम किया है, ज़ेरॉक्स का काम किया है और कुछ महीने मैंने हार्डवेयर दुकान में भी काम किया है। फिर नौकरी करते करते मुझे इन्फॉर्मेशन मिला इंटरव्यू का, ऑडिशन का जो जगदलपुर में हो रहा था। कुछ मुंबई की टीम आई हुई थी, तो मैंने ऑडिशन दिया। मैं उसके बाद सेमीफाइनल ग्रैंड फिनाले रायपुर में हुआ। फिर उसके बाद मुझे एक फ़िल्म का ऑफ़र हुआ, फिर मैं मुंबई गया। फिर मुंबई में 4 साल से हूँ, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी दिक्कतों का सामना भी किया, जैसे कि हर शख्स करता है अपने लाइफ में। हर एक्टर किया, बड़े बड़े एक्टर लोगों ने संघर्ष किया, मैंने भी किया कहीं ना कहीं। केसरी में क्या कुछ रोल था और वहाँ पर कैसे पहुँच पाया, केसरी के सेट में कैसे पहुँच पाया? जी जी, एक्चुअल में क्या है, केसरी अपने आप में बहुत ही बड़ी बजट की बहुत ही बड़ी फिल्म थी, तो काफ़ी उसको अच्छा बजट कमाया फिल्म ने। तो एक्चुअल में क्या है, एक वहाँ पे एक कास्टिंग वाले सर से मेरी बात हुई, तो उनके तहत मुझे एक छोटा सा काम मिला। हालांकि उतना बड़े लेवल पे काम नहीं था मेरा, बस 2 सीन्स 2 झलक हैं बस फिल्म में, जिसमें मैं आतंकवादी बना था। तो बस 2 झलक है फिल्म में, जो मेरे लिए अक्षय कुमार सर के साथ काम करना अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कोरोना से कितना फ़र्क पड़ा है बॉलीवुड को? मुंबई माया नगरी कही जाती है, बॉलीवुड वहाँ पे पहचाना जाता है। कितना फ़र्क पड़ा है कोरोना से उसको? जी, एक्चुअल में एक टाइम था बॉलीवुड इंडस्ट्री मतलब बहुत हाई लेवल पे थी, मतलब पैसे के मामले में, काम के मामले में। बट ये 2 साल से लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से फिल्म इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं। बहुत इंडस्ट्री पहले की अपेक्षा थोड़ा सा लेवल कम हो गया है, सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन और कोरोना की वजह से। और बहुत सारे एक्टर्स जो वहाँ स्ट्रगलर्स थे, एक्टर्स थे, अभी काम तो बहुत स्लो चल रहा है बॉलीवुड का, तो बहुत सारे एक्टर्स अपने घर चले गए। अब माहौल का ठीक होने का सब वेट कर रहे हैं, माहौल ठीक हो जाए तो दोबारा से नए सिरे से इंडस्ट्री आगे बढ़े, काम शुरू होगा। बस माहौल सही हो जाए उसका वेट है। अच्छा, बॉलीवुड में भी आपने 4 फिल्मों में काम किया, उसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरीके की फ़िल्म है और किस तरीके से जो है अब आगे की आप प्लानिंग कर रहे हैं? ये जो फिल्म मेरी रिलीज़ हो चुकी है, तो इसके बाद हमको अगला कंटिन्यू, मेरे पास 3-4 वेब सीरीज़ और हैं जिन्हें मुझे करना है। लखनऊ, कानपुर या दिल्ली में शूट करना है। काम 3 वेब सीरीज़ हैं अपने पास। तो अब पहला का बस रिस्पॉन्स पब्लिक का अच्छे से मिल जाए तो अगला काम करने में मज़ा आएगा। बस पब्लिक का रिस्पॉन्स का ही देरी है बस। वेब सीरीज़ में किस तरीके से, क्योंकि कोरोना काल में ही आप लोगों ने शूटिंग की, किस तरीके से चीज़ों को करते थे आप लोग? एक डर भी था कोरोना का, और उस बीच में शूटिंग भी करना है, उस बीच में लोगों को अपनी जो वेब सीरीज़ को कंप्लीट करके देना है। एक्चुअल में सर, हाँ, पिछले साल भी लॉकडाउन कहीं ना कहीं था, बट हमने उस माहौल में भी हम लोगों ने शूट किया, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना हम लोगों ने किया सर। कि जैसे कि चैनल से मीटिंग करना, उसमें मूवी का अप्रूवल लेना, प्रोड्यूसर से फंडिंग करवाना, पूरा कास्टिंग करवाना, बहुत सारे काम होते हैं फिल्मों में, तो वो सब काम करवाने में कम से कम 2 महीना लग गया। और जब अपना शेड्यूल स्टार्ट हुआ शूटिंग का, तो तब भी हम लोगों ने कम से कम 1-1.5 महीना सर कड़ी मशक्क़त हम लोगों ने की। कसम से बताऊँ, बहुत मेहनत की हम लोगों ने फ़िल्म को लेके। और सर अभी जो फिल्म आई है, कम से कम वो 5-6 महीने का मेहनत है। 5-6 महीने का मेहनत के बाद वो फिल्म अभी जो आप लोग देख रहे हैं, वो 5-6 महीने का मेहनत है। और प्रॉब्लम्स तो आई सर, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आई, बट हम लोगों ने उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया, हम लोगों ने हार नहीं मानी। अच्छा, अब जब धीरे धीरे आप सफल हो रहे हैं, आपने वेब सीरीज़ बना ली, आपने अब 4 पिक्चरों में काम कर लिया, अब धीरे धीरे सफल हो रहे हैं, ऐसे में अब उन फ्रेंड्स के साथ, घर वालों के साथ उनका एक्सप्रेशन क्या रहता है, उनका कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं अब? अच्छा क्वेश्चन, थैंक यू सो मच सर। अब जब स्क्रीन पे मुझे मेरे फैमिली लोग देख रहे हैं, पेपर्स में मेरे पोस्टर्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग मुझसे बातें नहीं करते थे उनका मुझे फ़ोन आता है। जो लोग मुझे मेरे बुरे वक्त में मुझे सपोर्ट कोऑपरेट नहीं किए थे, वो भी आज मुझे बधाइयाँ देते हैं।
और फैमिली का भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है कि तू अपना नाम कमा, परिवार का नाम रोशन कर। फैमिली से भी सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, एक अंतिम सवाल, अब क्या कुछ मैसेज बस्तर वासियों को देना चाहेंगे, क्योंकि बस्तर में जिस जगह से आप हैं उस जगह से जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए कई युवाओं को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। वो अपने आप में जो है इतने टूटे हुए हैं, इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है कि बड़े लोगों के सामने खड़े होने में भी जो है यहाँ के युवाओं को डर लगता है। एक सोच बनी हुई है कि वो किस तरीके से ऐसे लोगों का सामना करेंगे। आप मुंबई तक पहुँच गए हैं, तो अब ऐसे युवाओं को, ऐसे लोगों को क्या कुछ अपील करेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे ताकि बस्तर में शांति भी हो और बस्तर के लोग जो है आगे भी बढ़ सकें? सबसे पहले तो सर, अगर बस्तर के युवाओं को मैं कुछ मैसेज देना चाहूँ तो ये बोलूँगा कि आपको जो इच्छा हो, आप जो करना चाहते हो, जो आपका दिल बोलता है, आप वो बिल्कुल करो आप। और कहीं ना कहीं जो यहाँ के पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स, उनको भी बोलना चाहूँगा, अपने बच्चों का सपोर्ट करो। वो जो करना चाहते हैं वो करने दीजिए, उनको कोऑपरेट कीजिएगा। और यहाँ के युवाओं में वो टैलेंट है, वो बात है, अगर उनको एक बार मौका मिल जाए तो वे बड़े बड़े झंडे गाड़ सकते हैं और बस्तर का नाम रोशन भी करेंगे। बस उनको एक मौका मिलने की देरी है। बस युवाओं को यही बोलूँगा, बस आप हार ना माने, बस करते रहें, क्योंकि मैंने भी कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानी, तो आप भी ना मानिए और आगे बढ़ते रहिए। करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो देखिए कि कितनी अच्छी बात है, हार कभी नहीं मानना चाहिए और हमेशा हर एक परिस्थितियों से लड़ना आना चाहिए। चाहे वो बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र जहां नक्सल प्रभाव हो, जहां पे कोई सरकारी योजनाएं तक नहीं पहुंची हो, वहां के युवा हो, चाहे वो शहर के महानगरों के युवा हो, हार कभी ना माने। जब एक बस्तर बीजापुर जिले के इलमिड़ी गांव, जो कि नक्सलियों के कब्जे में, नक्सलियों का काफ़ी प्रभाव है उस गांव में, उस जगह से अगर कोई युवा अपनी इच्छा शक्ति से, अपने हौसले से मुंबई माया नगरी तक पहुंच सकता है, तो बाकी युवा भी ऐसे काम कर सकते हैं। और अब धीरे धीरे बस्तर की तस्वीर भी बदलती जा रही है और बस्तर के युवा ही है जो आगे बस्तर को शांत बस्तर और सुखमय बस्तर बनाएंगे। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत गजबीर, बंसल न्यूज़, जगदलपुर। और हमारी अगली शख्सियत एक बेटी है। ये बेटी बस्तर की है जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। जगदलपुर की नैना सिंह धाकड़ एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला बन गई हैं। जिले और प्रदेश का नाम रोशन करने वाली नैना जब अपने घर आईं तो ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया गया। इस साहसिक कार्य के लिए कलेक्ट्रेट में स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। जनप्रतिनिधि शामिल हुए, अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान नैना ने बताया कि किस तरह से चुनौतियों का सामना कर वो वहाँ माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंची। परिवार के अलावा कलेक्टर रजत बंसल और एनएमडीसी के महाप्रबंधक प्रशांत दास का भी उन्हें पूरा सहयोग मिला। वो आपकी बस्तर की बेटी नैना सिंह धाकड़ है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है और मुझे ज़्यादा गर्व हो रहा है आप लोगों की खुशी देख के, आपके उल्लास देख के। बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसा प्यार हमेशा मिलता रहे, मुझे नहीं और भी बेटी और बेटे को मिलता रहे, ताकि वो हर एक कदम पे आगे बढ़ता रहे। नैना धाकड़ जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह करके यहाँ पहुँचे हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण उनके स्वागत के लिए उपस्थित हुए हैं। सभी उपस्थित जन आज हमें बड़े जोश खरोश से नैना धाकड़, जो कि छत्तीसगढ़ की नहीं पूरे भारतवर्ष की वो महिला है जिसने एवरेस्ट को फतह किया है और दूसरी बार ये एवरेस्ट को फतह करने का काम जो है उसके द्वारा किया गया है। और ये बस्तर की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, ये बस्तर की नारी है। नैना धाकड़ जो हमारे बस्तर में एडवेंचर स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमारे यहाँ के युवा साथियों को प्रशिक्षण भी दे रही हैं और एडवेंचर की गतिविधियों में को बढ़ावा दे रही हैं। वो माउंट एवरेस्ट के लिए रवाना हुई। एनएमडीसी के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर उनको यहाँ से फंड किया गया CSR की मदद से, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो माउंट एवरेस्ट फतह करेंगी और पूरे बस्तर का नाम पूरे जिले, पूरे देश में। तो हमारी इस खास पेशकश शख्सियत में फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार।